एपिसोड 11। अदला बदली। रिया और आर्यन को लगा जैसे उनके सामने किसी ने आईना रख दिया हो। कत्थई बड़ी बड़ी आंखें, गोरा रंग, लाल गाल, बाहर निकले कान। रिया आर्यन को छूकर चेक करने लगी। पहले तो रिया ने आर्यन की नर्म और नाजुक नाक दबाई, फिर उसके कानों को अपनी उंगलियों से मसला, फिर अपने दोनों हाथों में रिया ने आर्यन के दोनों हाथ लिए। रिया आर्यन की हथेलियां देखने लगी। रिया बेंगलुरु में एक बार वैक्स म्यूजियम गई थी। उसे ऐसा ही लग रहा था जैसे आर्यन रिया का मोम से बनाया हुआ पुतला था। आर्यन पलके झपकाए बिना रिया को देखे जा रहा था। आर्यन ने काफी फिल्में देखी थी जिसमें हीरो का कोई हमशक्ल होता है, मगर असल जिंदगी में ऐसा कुछ हो सकता है, यह उसकी समझ के परे था। जो हो रहा था वो रिया और आर्यन दोनों की समझ के बाहर था। अचानक पीछे से सनी की आवाज आए, अब तुम सब देखना नेक्स्ट गेम में मैं तुम्हारी कैसी हालत करता हूँ। मेरे पास एक ऐसी जादुई चाबी आई है जिससे मैं कुछ ही दिनों में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत लूंगा। सनी की आवाज सुनते ही रिया ने आर्यन का एक हाथ पकड़ा और उसे कॉरिडोर से होते हुए स्टेयरकेस पर ले गई। 24th फ्लोर का स्टेयरकेस अक्सर कोई इस्तेमाल नहीं करता था। रिया नहीं चाहती थी कि कोई उन दोनों को एक साथ देखे, क्योंकि सबसे पहले रिया खुद जानना चाहती थी कि आर्यन कौन है और यह कैसे हो सकता है कि उन दोनों की शक्ल एक जैसी हो। दोनों बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े सीढ़ियों पर बैठ गए। कम से कम 5 मिनट तक दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहे। होटल लॉबी में बज रहा म्यूजिक दोनों बच्चों के कानों पर पड़ रहा था, मगर दोनों की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है। रिया ने चुप्पी तोड़ी और धीरे से आर्यन को पूछा, क्या तुम मेरे क्लोन हो? आर्यन को यह सवाल कुछ समझ नहीं आया। उसने उल्टा रिया से सवाल किया, क्लोन वो क्या होता है? रिया ने आर्यन के पाँव पर चपक लगाते हुए कहा, अरे तुम्हें क्लोन का मतलब नहीं पाता। साइंटिस्ट एक ह्यूमन की सारी क्वालिटीज जब कंप्यूटर में डालकर वैसा ही दूसरा ह्यूमन तैयार करते हैं तो वो दूसरा ह्यूमन पहले ह्यूमन का क्लोन होता है। आर्यन के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि वह रिया की बात बिल्कुल नहीं समझ पाया। रिया और आर्यन भले ही एक दूसरे के हमशक्ल थे, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क था। रिया अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा तेज थी और आर्यन अपनी उम्र के बच्चों से थोड़ा कम तेज था। आर्यन ने अपनी नाक खुजाते हुए रिया से पूछा, तो क्या मैं तुम्हारा क्लोन हूँ? इस बात पर रिया खड़ी हो गई। स्टेयरकेज की रेलिंग पकड़कर पाँव पटकते हुए कुछ सोचने लगी। कुछ देर सोचने के बाद रिया ने अपना फैसला आर्यन को सुना दिया, नहीं, तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते, क्योंकि माई क्वालिटी इज दैट आई एम वेरी स्मार्ट एंड सॉरी टू से बट यू आर नॉट, सो तुम मेरे क्लोन नहीं हो सकते। फिर हम एक जैसे क्यों हैं? अभी दोनों बच्चे सोच ही रहे थे तब स्टेयरकेस पर किसी के आने की आवाज आई। रिया ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर टेरेस की ओर ले गई। अनिका हॉस्पिटल से टैक्सी में वापस आ रही थी। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ज्योति बुआ का ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा। उसके लिए उसे डॉक्टर अमृता बनकर सबके सामने आना ही होगा। उसने अपनी पर्स से डॉक्टर अग्रवाल का कार्ड निकाला और उनके पर्सनल नंबर पर फोन लगाया। जैसे ही डॉक्टर अग्रवाल ने फोन उठाया, अनिका ने उन्हें बताया, हेलो डॉक्टर, मैं अनिका गुलेरिया बोल रही हूँ। ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में क्या आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? सामने से डॉक्टर अग्रवाल ने अपने फ्रेंडली अंदाज से कहा, ऑफ कोर्स माय डियर, प्लीज गो अहेड। अनिका ने बड़ी कॉन्फिडेंटली डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर, ज्योति बुआ के ऑपरेशन की तैयारियां कीजिए, कल डॉक्टर अमृता उन्हें ऑपरेट करने आ रही हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल थोड़े हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बुआ के इलाज के लिए परेशान होकर अनिका ओवर कॉन्फिडेंस में यह बात कह रही है। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका को समझाया, देखो अनिका, मैं तुम्हारे इमोशन समझ सकता हूँ, लेकिन डॉक्टर अमृता सिर्फ इंडिया की ही नहीं बल्कि दुनिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन में से एक है। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना इतना आसान नहीं है। मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैंने खुद कितनी बार चाहा है कि वह आकर हमारे हॉस्पिटल में कोई सर्जरी परफॉर्म करें, ताकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स को भी उनसे कुछ सीखने का मौका मिले, मगर इतने सालों में मैं आज तक उन्हें बुला नहीं पाया। डॉक्टर अग्रवाल आगे कुछ कहे उससे पहले अनीता ने उनकी बात काट दी, डॉक्टर प्लीज डोंट वरी, मैं उन्हें मेल कर दूंगी, आई एम श्योर वो मान जाएंगी। डॉक्टर अमृता कल आपके हॉस्पिटल आ रही हैं। ज्योति बुआ का ऑपरेशन कल ही होगा। कुछ ही देर में आपको उनकी ओर से एक कंफर्मेशन ईमेल भी आ जाएगा। डॉक्टर अग्रवाल ने अनिका के साथ ज्यादा आर्ग्यू ना करते हुए कहा, ठीक है, फिर उनका मेल आते ही मैं सारी तैयारियां शुरू कर दूंगा, डोंट वरी। फोन काटते ही अनिका ने एक कंफर्मेशन मेल टाइप किया और डॉक्टर अमृता वाले अकाउंट से डॉक्टर अग्रवाल को भेज दिया।
होटल पैराडाइसल। आर्यन और रिया टेरेस के वाटर टैंक के नीचे जाकर छुप गए थे। वहां से उन्हें कोई नहीं देख पाता। अभी टैंक के नीचे दोनों बैठे ही थे कि आर्यन ने रिया से पूछा, हम दोनों इस तरह छुप क्यों रहे हैं? इस सवाल पर रिया ने अपना हाथ अपने सर पर मारकर कहा, स्टूपिड बॉय, गॉड ने हमें सुपर पावर दी है, हम ये किसी को बता देंगे तो पावर खत्म हो जाएगी। आर्यन रिया की बात पर हैरान होकर बोला, हमारे पास क्या सुपर पावर है? रिया ने आर्यन को घुटनों पर बैठने का इशारा किया और उसे समझाने लगी, देखो, अगर हम किसी को ये न बताए कि हम दो हैं, तो सोचो हम क्या नहीं कर सकते। हम एक साथ दो जगह पर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे कोई जादूगर एक कपबोर्ड में जाएगा तो दूसरा केज में से निकलेगा। एग्जाम में लिखूंगी, मार्क्स तुम्हें मिलेंगे। आर्यन को रिया की बातें किसी फेरी टेल जैसी लग रही थी। उसने रिया से पूछा, क्या ये सब सचमुच हो सकता है? रिया ने आर्यन की पीठ थपथपा कर कहा, यस, ये सब कुछ हो सकता है। अगर तुम वह करो जो मैं कहती हूँ, तो बोलो क्या तुम मेरा साथ दोगे? आर्यन रिया की बातों से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसने तुरंत रिया के हाथ में अपना हाथ दे दिया। रिया ने दूसरे हाथ से आर्यन को हाई फाई देकर कहा, वी आर ए टीम नाउ। ये बात सुनकर आर्यन के चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हो गई। आर्यन ने धीमी आवाज में पूछा, कैन वी बी फ्रेंड्स? रिया ने मुस्कुराकर आर्यन से कहा, ऑफ कोर्स वी आर फ्रेंड्स। तभी रिया को इस बात का एहसास हुआ कि वह अपने नए दोस्त से काफी वक्त से बातें कर रही थी, मगर उसे उसका नाम तक नहीं पता। रिया ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आर्यन से कहा, हाय, आई एम रिया। तुम्हारा नाम क्या है? आर्यन ने हैंड्स शेक करते हुए कहा, आई एम आर्यन, आर्यन मारवा। रिया को अचानक कुछ याद आया। उसने आर्यन से पूछा, क्या तुम वही हो जिससे उस दिन मेरी इंटरकॉम पर बात हुई थी? आर्यन ने कहा, हाँ। रिया ने नाराज होकर आर्यन से पूछा, फिर तुम पिज्जा खाने क्यों नहीं आए? आर्या ने कहा, मैं आ रहा था, मगर रास्ते में पहली बार मुझे मेरी मॉम मिली, तो मैं उनके साथ पिज्जा खाने चला गया। ये बात सुनकर रिया स्प्रिंग की तरह उछल पड़ी। उसने खड़े होने की कोशिश की मगर वाटर टैंक सर पर लगी और वो फिर से बैठकर बोली, क्या बात कर रहे हो? उस दिन में भी अपने डैड से पहली बार मिली। जैसे ही रिया ने ये कहा, दोनों बच्चे सारी बात समझ गए। रिया अपनी उंगली सिर पर थपथपाने लगी, फिर किसी बड़े जासूस की तरह बोली, इसका मतलब उस दिन तुम्हारे पापा मुझे आर्यन समझ रहे थे और मेरी मम्मी तुम्हें रिया समझ रही थी। दोनों बच्चे मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। हंसते हंसते आर्यन ने कहा, इसका मतलब डैड सही कहते थे, मेरी कोई मॉम नहीं है। आर्यन के मुंह से ये बात निकलते ही दोनों बच्चे शांत हो गए। आर्यन ने अपना चेहरा अपने घुटनों पर रख कर रिया से रिक्वेस्ट की, क्या मैं आज रात रिया बनकर तुम्हारी मॉम के साथ रुक सकता हूँ? आई मिस माई मॉम। कुछ ऐसी ही सिचुएशन रिया की भी थी। रिया अपने डैड को मिस करती थी। आर्यन का आइडिया रिया को बहुत पसंद आया। आर्यन और रिया घुटनों पर रेंगते हुए वाटर टैंक से बाहर आए। फिर रिया ने चारों ओर देखकर चेक कर लिया कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा। फिर आर्यन के कंधे पर हाथ रखकर सीढ़ियों की ओर जाते हुए बोली, ठीक है, आज रात तुम रिया बनकर मम्मा के साथ रहो और मैं आर्यन बनकर तुम्हारे डैड के साथ रहूंगी। लेकिन ध्यान रहे उन्हें इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना हमारे सारे पावर्स चले जाएंगे। दोनों बड़े ही ध्यान से बिना आवाज किए सीढ़ियां उतरकर फिर से अपने स्वीट की ओर बढ़ने लगे। लाइफ केयर हॉस्पिटल, रूम नंबर 32 के सामने प्रीति बेंच पर बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, मगर उसकी सिसकियां खत्म हो चुकी थी। प्रीति को यकीन नहीं हो रहा था। जब उसकी मां जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी तब अनिका उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। कामिनी ने प्रीति के कंधे पर हाथ रखा। वो उसके पास आकर बैठ गई। कमीनी अचानक बड़े ही मेच्यो अंदाज में प्रीति को समझाने लगी, हमें तो पहले ही पता था कि अनिका किसी की सगी नहीं। तुम्हारी आंखें आज खुली। मैंने और मेरी माँ ने कितना सहा है ये हम ही जानते हैं। तुम और ज्योति बुआ इस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते, पर इसकी असलियत क्या थी यह सिर्फ हम ही जानते थे। मगर तुम लोग मेरी माँ को सौतेली समझकर कोसते रहे। प्रीति ने बिना कुछ कहे रोती हुई आंखों से कामिनी को देखा। कामिनी ने अपने हाथों से प्रीति के आंसू पोंछे और कहने लगी, देखो उस अनिका को भूल जाओ, हम हैं ना यहाँ, तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होने देंगे। मैंने खुद डॉक्टर अमृता को मेल किया है। बुआ के ऑपरेशन के लिए तुम फिक्र मत करो। प्रीति को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था कि अनिका ऐसा कर सकती थी। तभी हॉस्पिटल पैसेज में डॉक्टर अग्रवाल के जूतों की तेज आवाज आने लगी। प्रीति ने देखा तो डॉक्टर अग्रवाल के चेहरे पर मुस्कान थी। वो प्रीति के पास आए। जैसे ही प्रीति बेंच पर से खड़ी हुई, डॉक्टर ने उसके कंधों को पकड़कर कहा, प्रीति तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है।
डॉक्टर अमृता तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन करने के लिए मान गई है। वह कल मिसेज शर्मा का ऑपरेशन करेगी। उनका कंफर्मेशन मेल भी आ गया। प्रीति यह बात सुनकर बेहद खुश हो गई। उसकी आंखों के आंसू चेहरे की मुस्कान में बदल गए। कामिनी और मनीषा एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर डॉक्टर अमृता ज्योति बुआ का ऑपरेशन करने के लिए मान कैसे गई। मौका देखते ही कामिनी ने कह दिया, थैंक गॉड मेरे इतने मेल्स का फाइनली उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया। कामिनी की बात सुनकर डॉक्टर अग्रवाल कंफ्यूज हो गए। उन्होंने कामिनी से पूछा, मगर अभी अभी अनिका ने मुझे कॉल किया था कि। कामिनी ने डॉक्टर अग्रवाल को बीच में ही रोकते हुए कहा, सर आप भी किसकी बातों पर यकीन कर रहे हो? अरे वह कैसे डॉक्टर अमृता तक पहुंच सकती है? उसके पास तो बुआ की रिपोर्ट्स तक नहीं है और न ही बुआ के ऑपरेशन में उसे कोई इंटरेस्ट है। आप पूछ लीजिए प्रीति से। बुआ के ऑपरेशन के लिए उसे एक छोटा सा काम दिया था, वह भी उसने नहीं किया। डॉक्टर अग्रवाल इस बात पर हैरान हो गए। जाने से पहले उन्होंने प्रीति के सर पर हाथ रखकर कहा, चलो अब आंसू पोंछ लो। इंडिया की बेस्ट न्यूरो सर्जन कल तुम्हारी मां का ऑपरेशन करने वाली है। योर मदर नीड्स योर प्रेयर्स नॉट टीयर्स। इतना कहकर डॉक्टर अग्रवाल वापस जाने ही लगे थे तब कामिनी ने उनका रास्ता रोककर उनसे कहा, सर इफ़ यू डोंट माइंड कल क्या मैं डॉक्टर अमृता को इस ऑपरेशन में असिस्ट कर सकती हूँ? डॉक्टर अग्रवाल ने थोड़ा सोचने के बाद जवाब दिया, विल शो आई विल पुट योर नेम ऑन द लिस्ट। उन्हें जूनियर डॉक्टर्स की एक टीम की जरूरत होगी। मैं तुम्हारा भी नाम उसमें ऐड कर दूंगा। कामिनी ये सुनकर बेहद खुश हो गई। वह भूल गई कि वह हॉस्पिटल में खड़ी थी। वो जोर जोर से सबको बताने लगी, सुना तुमने, मैं कल डॉक्टर अमृता को असिस्ट करने वाली हूँ। प्रीति सुना, तुमने मॉम? क्या आपने सुना? आई एम गोइंग टू असिस्ट द बेस्ट न्यूरो सर्जन इन इंडिया डॉक्टर अमृता। होटल पैराडाइस। रिया और आर्यन ने अपने कपड़े आपस में बदल लिए। रिया आर्यन को फाइनल टिप्स देने लगी, देखो चाहे कुछ भी हो जाए, मम्मा को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम रिया नहीं हो। कोई कंफ्यूजन हो तो टैबलेट पर गेम खेलने लगना और मम्मा से कह देना मेरी इंपॉर्टेंट गेम चल रही है, बाद में बात करेंगे। और अगर कोई भी गड़बड़ हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। इस बात पर आर्यन थोड़ा घबरा गया। वो रिया से कहता है, मगर मैं तुम्हें फ़ोन कैसे करूँगा? मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। रिया आर्यन की यह बात सुनकर चौंक गई और बोली, ऑफो, इतने बड़े हो गए हो फिर भी तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है। एनीवेज तुम मेरा फ़ोन रखो, आई विल मैनेज। रिया ने आर्यन के हाथ में अपना फ़ोन दिया। फिर 24th फ्लोर की लॉबी का दरवाज़ा खोलकर वह चेक करने लगी कहीं कोई लॉबी में खड़ा तो नहीं है। मगर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा सनी ठीक उसके सामने खड़ा था। सनी के दोनों हाथ अपनी कमर पर थे। उसने रिया की आंखों में आंखें डालकर कहा, समझ गया, मैं सब समझ गया। एपिसोड 12, मीठा बदला। समझ गया, मैं सब समझ गया। सनी की आवाज़ कानों पर पड़ते ही रिया ने आर्यन को दरवाजे के पीछे धकेल दिया और अपने रूम की कार की उसे दे दी। फिर रिया ने सनी से पूछा, क्या समझ गए? सनी ने रिया को सैल्यूट करते हुए कहा, मैं सब समझ गया कि कब तुम गेम खेलते हो, चोरी छुपे घर से बाहर जाते हो और फिर टेरेस पर जाकर गेम खेलते हो। मतलब इतने टाइम से ये सब कुछ तुम मेरी आंखों के सामने ही कर रहे थे, लेकिन मुझे पता भी नहीं चला। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ या फिर तुम अल्ट्रा जीनियस। तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा चाचा भी हूँ और सबसे बड़ा फ़ैन भी, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ तुम्हारा चाचा हूँ। तुम अभी अंदर चलो, वो खड़ूस मिस मैरी आ चुकी है तुम्हें पढ़ाने, बहुत गुस्से में है, कब से तुम्हारा वेट कर रही है। सनी ने रिया का हाथ पकड़ लिया और उसे प्रेसिडेंशियल सूइट 2401 में ले गया। अंदर जाते ही रिया ने देखा भले ही उसके प्रेसिडेंशियल सूइट की बनावट एक जैसी ही थी मगर सजावट में बहुत फर्क था। हर चीज़ एक तरीके से रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे रूम के फर्नीचर को भी डिसिप्लिन में रहने की वार्निंग दी गई थी। रिया को डाइनिंग टेबल पर सर पर हाथ रखी एक औरत दिखी। रिया को देखते ही वो गुस्से से चेयर पर से उठी और बेडरूम में चली गई। रिया ने सनी की ओर देखा। सनी खुद बहुत डर गया था। उसने धीरे से रिया के कानों के पास आकर कहा, तुम सिर्फ ये कह देना कि तुम्हें भैया ने नीचे बुलाया था, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये कहते हुए सनी ने रिया को बेडरूम में छोड़ दिया और दरवाज़ा बंद कर लिया। मिस मैरी ने राइटिंग टेबल पर रखी रूलर उठा ली, फिर अपने गुस्से को काबू में कर लिया और अपने शांत अंदाज में रिया से कहा, बेवकूफ़ तो तुम हो ही, लेकिन अब बदतमीज भी हो गए। पिछले आधे घंटे से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम आने के बाद सॉरी भी नहीं कहते। रोज रोज तुम्हें इस रूलर से पिटती हूँ ताकि तुम गलतियाँ ना करो।
मगर तुम हो कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। कहते हैं बच्चे में या तो अपने पापा की क्वालिटी होती है या तो अपनी माँ की। तो तुम्हारे अंदर किसकी क्वालिटीज आए होंगी? अब ये तो सबको पता है कि तुम अपने पापा की तरह स्मार्ट और इंटेलिजेंट तो नहीं। तब तो जरूर तुम्हारी माँ बेवकूफ़ बदतमीज रही होंगी, तभी तुम इतने बेवकूफ़ हो और अब बदतमीज भी हो गए हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारे दादा दादी ने तुम्हारे बाप को घर से निकाल दिया बेशरम। चलो ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखा दूंगी कि तुम्हें हमेशा याद रहेगा। ये बात सुनकर रिया को बहुत गुस्सा आया। एक तो रिया को पता चला कि यह टीचर बिना वजह रोज आर्यन को मारती थी, और दूसरा कि वो आर्यन की माँ को बिना वजह गाली दे रही थी। रिया मिस मैरी को एक करारा जवाब देने ही वाली थी, तब बेडरूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। रिया ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने रोहित मारवा खड़ा था। रोहित मारवा को देखकर रिया का सारा गुस्सा गायब हो गया। उसके चेहरे पर बिना उसे पता चले स्माइल आ गई। रोहित को देखते ही मानो रिया को पंख आ गए थे। वह किसी परी की तरह उड़ने लगी थी। बहुत जल्द रिया को इस बात का एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। जैसे ही रोहित रिया के पास आने लगा, रिया ने एक प्यारी सी मुस्कान देकर रोहित से कहा, हाय डैड। रिया की यह मुस्कान देखकर रोहित सरप्राइज हो गया, क्योंकि आर्यन कभी इस तरह रोहित को ग्रीट नहीं करता था। रोहित ने मिस मैरी के हाथ में रूलर देखी। रोहित ने मिस मैरी से पूछा, टीचर मेरी सब कुछ ठीक है ना? आर्यन ठीक से पढ़ाई कर रहा है ना? मिस मैरी ने सिचुएशन देखते हुए एक अलग ही ड्रामा करना शुरू कर दिया। रूलर राइटिंग टेबल पर रखकर वही चेयर पर बैठ गई। लगभग रोती हुई आवाज में रोहित से कहने लगी, मिस्टर रोहित, मैं बहुत कोशिश कर चुकी हूँ मगर आर्यन सुधरने का नाम ही नहीं लेता। ना होमवर्क करता है, ना मेरी कोई बात सुनता है। उसका आईक्यू लेवल किसी 2 साल के बच्चे से भी कम है। मैंने अपना सारा ध्यान इसे पढ़ाने में लगा दिया मगर रिजल्ट हमेशा 0 ही निकलता है। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि आपका बेटा स्पेशल केस है, इसे स्पेशल स्कूल में डाल दीजिए। आर्यन जैसे बच्चों को पढ़ाना हम जैसे साधारण टीचरों के बस की बात नहीं है। मेरी की यह बात सुनकर रोहित काफी निराश हो गया, मगर उसने अपने चेहरे पर अपनी उदासी आने नहीं दी। रोहित रिया के पास घुटनों पर बैठा, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। रोहित को इतना पास से देखकर रिया की मुस्कान और बड़ी हो गई। इतने पास से रोहित और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। उसकी स्टबल दाढ़ी, पतले होंठ और होठों के नीचे एक तीर रिया की इमेजिनेशन में उसके डैड जैसे थे। उस डेफिनेशन में रोहित बिल्कुल परफेक्ट उतरता था। रिया का मन अभी रोहित को देखते हुए भरा नहीं था। तभी उसके कानों पर रोहित की आवाज पड़ी, आर्यन बेटा, तुम होमवर्क क्यों नहीं करते? मिस मैरी को कंप्लेन का मौका क्यों देते हो? रिया बिना कुछ बोले सिर्फ रोहित को देख रही थी। रोहित की बातों का क्या जवाब देना है ना तो ये रिया जानती थी और ना ही उसे इंटरेस्ट था। रिया को चुपचाप खड़ा देखकर मैरी ने अपनी झूठी कहानी और आगे बढ़ा दी। देखा मिस्टर रोहित मारवा, बस ऐसे ही कोई भी सवाल पूछो तो ऐसे ही एक्सप्रेशंस देता है आर्यन। ना तो खुद बात करता है, ना तो मेरी कोई बात समझता है। मैथ की एग्जाम के पहले ज्योग्राफी पढ़ता है और जियोग्राफी की एग्जाम के पहले हिस्ट्री। ऐसे बच्चे को डिसिप्लिन में लाना बहुत मुश्किल है, और फिर बच्चा ही तो है, मार भी तो नहीं सकते। मेरी की यह बात सुनकर रिया ने मैरी की ओर देखा। रिया को पता था कि टीचर साफ झूठ बोल रही है, वह रोज आर्यन को मारती थी। रोहित पास की चेयर पर जाकर बैठ गया। रोहित का सर झुक चुका था, ऐसा लग रहा था जैसे रोहित ने आर्यन को लेकर हार मान ली हो। रिया से रोहित की हालत देखी नहीं जा रही थी। रिया रोहित को कुछ कहे उससे पहले मिस मैरी ने अपनी आखिरी चाल चल दी। वो रोहित के पास आए और बिल्कुल धीमी आवाज में कहने लगी, मिस्टर रोहित, मेरी बात मान लीजिए। आर्यन को स्पेशल स्कूल की जरूरत है। वहाँ के टीचर्स ऐसे ऑटिस्टिक बच्चों को पढ़ाने में ट्रेंड होते हैं। आर्यन उनके अंडर ट्रेन होगा तो बड़ा होकर आप पर बोझ नहीं बनेगा। ऐसी एक स्कूल में मेरा कांटेक्ट है, हमें जल्दी फैसला लेकर आर्यन को वहां भेज देना चाहिए। मिस मैरी की बात सुनकर रिया हैरान हो गई। उसे पता था कि आर्यन एक नॉर्मल बच्चा है, उसे ऐसी स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं। वह देख सकती थी कि मिस मैरी किसी गहरी प्लानिंग में थी। रिया ने सोच लिया था कि अगर रोहित ने आर्यन का साथ नहीं दिया और मिस मैरी की बात मान ली तो वह अपनी मम्मा को सब कुछ बता देगी। आर्यन को यहाँ से छुड़ा लेगी और फिर कभी रोहित से नहीं मिलेगी। वह शांत खड़ी रोहित के जवाब का इंतजार कर रही थी। मिस मैरी ने रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे फिर से पूछा, मिस्टर मारवा, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। रोहित ने अपने सर से हाथ हटाया और बिना मिस मैरी को देखे जोर से आवाज लगाई, सनी। सनी,
यहाँ आओ। रोहित को इतनी जोर से चिल्लाते सुन सनी दौड़कर बेडरूम में आया। वो घबराकर रोहित से पूछने लगा, क्या हुआ भैया? क्या आर्यन से कोई गलती हुई? सनी रिया की ओर देखने लगा। वो इशारे से रिया को पूछने लगा कि क्या हुआ। उसे डर था कहीं रोहित के सामने आर्यन का गेमिंग वाला राज न खुल गया हो। तभी रोहित ने सनी से कहा, सनी एक काम करो, मिस मैरी को पूरे साल की फीस दे दो और उनसे कह देना कि अगर वह आर्यन को नहीं पढ़ा सकती तो हम किसी और को ढूंढ लेंगे। कल से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। रोहित की यह बात सुनकर मिस मैरी शॉक हो गई। उसने सोचा नहीं था कि रोहित उससे इस तरह बात करेगा। बात को बिगड़ते देख मेरी ने सिचुएशन संभालने की कोशिश की और कहने लगी, मैं मनाली की बेस्ट टीचर हूँ। जो मैं नहीं कर सकती वह मनाली की कोई टीचर नहीं कर सकती। बाकी आपको जो ठीक लगता है वह कीजिए। आर्यन आपका बेटा है, लेकिन एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने स्टूडेंट की भविष्य के लिए आपको सही सजेशंस दूं। मेरे सजेशन को मानना या ना मानना आपके हाथ में है। ये कहकर मिस मैरी कमरे से बाहर जाने लगी। तभी रिया को लगा कि मिस मैरी को इस तरह बिना किसी सजा के जाने दिया तो वह आर्यन जैसा बर्ताव किसी और बच्चे के साथ भी कर सकती है। तो अब एक ड्रामा रिया ने शुरू किया। वह रोहित के पैरों से लिपट कर बोली, आई एम सॉरी डैड। मेरी वजह से आपकी बहुत बदनामी हुई है। आई एम रियली सॉरी डैड। मैं आप जितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट नहीं हूँ और मेरी माँ की तरह बेवकूफ़ और बदतमीज हूँ। तभी तो आपको दादा दादी ने घर से निकाल दिया। आर्यन की यह बात सुनकर रोहित को बहुत बड़ा शॉक लगा। उसने आर्यन को इस तरह बिहेव करते कभी नहीं देखा था और आर्यन के मुंह से यह सारी बात सुनकर रोहित रिया के बिल्कुल सामने जमीन पर बैठ गया। उसे दोनों हाथों से पकड़कर पूछा, नो आर्यन, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ये सब किसने कहा? रिया ने अपना हाथ ऊपर करके दरवाजे पर खड़ी मिस मैरी की ओर इशारा कर दिया। रिया रोहित के पीठ के पीछे उसे कंधे पकड़कर छुप गई। मिस मैरी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि यह बात सुनकर रोहित उसके साथ क्या करेगा। वह अटक अटक कर अपने डिफेंस में बोलने लगी, मिस्टर मारवा, आर्यन झूठ बोल रहा है। एक्चुअली यह ऐसे लड़के अक्सर झूठ बोला करते हैं। मैंने आपसे कहा था ना, इट इज डेंजरस टू कीप हिम हियर। तभी रोहित के पीछे छुपी रिया ने अपना मुंह बाहर निकाला। फिर मिस मैरी को देखकर अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, सॉरी टीचर, प्लीज डोंट स्टार्ट हिटिंग मी अगेन। ये सुनकर रोहित और सनी दोनों को लगा कि अगर मिस मैरी लड़का होती तो उसके किए की सजा उसे यही दे देते। रोहित की आंखों में गुस्सा देखकर मिस मैरी घबराकर मेन डोर की ओर भागने लगी। मेन डोर के बाहर रोहित के गार्ड्स ने मिस मैरी को रोक लिया। रोहित ने रिया के माथे पर हाथ घुमाते हुए कहा, आर्यन बेटा तुम थोड़ी देर खेलो, डैड अभी आते हैं। इतना कहकर आर्यन खड़ा हुआ और सनी के साथ बेडरूम का दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। मिस मैरी को पता चल गया था कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। गार्ड्स ने उसका रास्ता रोक कर रखा था। पीछे रोहित बेहद गुस्से में उसकी ओर बढ़ रहा था। रोहित मिस मैरी के पास आकर रुक गया और अपनी जेब से फोन निकालकर डायल करते हुए बोला, अभी आगे की पूछताछ आपसे पुलिस ही करेगी। आई विल मेक श्योर कि आप पर चाइल्ड हैरेसमेंट का ऐसा केस हो जिसमें आपको बेल तक ना मिले। एंड आई विल हायर द बेस्ट लॉयर ऑफ मनाली। ये सुनते ही मिस मैरी ने रोहित के पांव पकड़ लिए। रोते हुए सब कुछ कन्फेस करने लगी, आई एम सॉरी मिस्टर रोहित, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा सिर्फ पैसों के लिए किया। मैं जानबूझकर आर्यन को टॉर्चर करती थी, उसे गलत सिखाती, ताकि आप कन्विंस हो जाए कि आर्यन नॉर्मल बच्चा नहीं है और आप उसे स्पेशल स्कूल में डाल दे। रोहित ने पाँव झटककर मिस मैरी से अपने आप को अलग किया और पूछा, किसने पैसे दिए थे? ये सब करने के लिए किसने पैसे दिए थे, बोलो। मेरी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी रोहित ने चिल्लाकर पूछा, विल यू टेल मी और शुड आई कॉल द पुलिस? मेरी के पास और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कहा, आपके अंकल मिस्टर किशोर मारवा ने मुझे पैसे दिए थे। इतना कहकर मैरी फूट फूट कर रोने लगी। रोहित ने गार्ड्स को इशारा किया कि वह मैरी को कमरे से ले जाए। रोहित कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने परिवार के लोग उसके बेटे की जान के दुश्मन बन जाएंगे। रोहित का गुस्सा गिल्ट में बदल गया। वह फिर से आर्यन के बेडरूम की ओर चलने लगा। रिया दरवाजे के बाहर जाकर सब कुछ देख रही थी। रोहित को वापस आता देख रिया दौड़कर रोहित के पास गई और रोहित के पांव से लिपट गई। रिया को इस बात की खुशी थी कि रोहित ने आर्यन को अपने हाल पर छोड़ा नहीं था। इनफैक्ट वह तो आर्यन से बहुत प्यार करता था। रिया के सपनों के डैड की कल्पना में रोहित अब और भी ज्यादा फिट हो गया था।
रोहित ने रिया को उठा लिया और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाकर कहने लगा, आई एम सॉरी बेटा। आज के बाद नो मोर ट्यूशन एंड नो मोर ट्यूशन टीचर्स। आज के बाद तुम्हें मैं खुद पढ़ाऊंगा। ये सुनकर रिया की आंखें चौड़ी हो गई। उसे लगा कि उसका सारा खेल उल्टा हो गया। रोहित के पढ़ाने से कहीं आर्यन और बड़ी मुसीबत में ना फंस जाए। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2502। वहां अनिका जब स्वीट में आई, उसने देखा कि उसकी बेटी आज बिल्कुल शांत और समझदार बिहेव कर रही है। ना गेम खेल रही थी, ना जोर जोर से टीवी देख रही थी। वह नहीं जानती थी कि वह जिसे रिया समझ रही है वह दरअसल आर्यन है। आर्यन अनिका को देखकर इतना खुश हो गया था, उसकी नजरें अनिका से हट ही नहीं रही थी। अनिका बालकनी में जाती तो आर्यन उसके पीछे पीछे बालकनी में चला जाता। अनिका बेडरूम में जाती तो चुपचाप आर्यन भी उसके पीछे पीछे बेडरूम चला जाता। अनिका सोफा पर बैठकर ज्योति बुआ के ऑपरेशन के बारे में कुछ सोच रही थी। उसकी नज़र सामने बैठे आर्यन पर पड़ी। अनीता ने नोटिस किया कि आज फिर से रिया की आंखें सुस्त लग रही थी। उसने आर्यन को दोनों हाथों से पकड़ा और अपने नज़दीक खींचा और उसे गले लगा लिया। फिर उसकी पीठ पर थपथपाने लगी। आर्यन के लिए ये सब किसी सपने से कम नहीं था। अनिका के हक करते ही आर्यन को कब नींद आ गई उसे पता नहीं चला। अनिका ने नोटिस किया कि रिया नींद में है। उसने हल्की सुरीली आवाज में कहा, चलो मम्मा को भी नींद आ रही है। लेट्स हैव बाथ एंड स्लीप। अनिका आर्यन को उठाकर बाथरूम ले गई। अनिका ने बाथटब में पानी भरना शुरू किया। तभी आर्यन की नींद खुली और उसे इस बात का एहसास हुआ कि अगर अनिका ने उसे नहलाया तो अनिका को पता चल जाएगा कि वो रिया नहीं है, और फिर उसके और रिया की सुपर पावर्स चले जाएंगे। एपिसोड 13, किलने वाला। जैसे ही अनिका आर्यन की टी शर्ट निकालने लगी, आर्यन ने उसे रोक लिया और बिना कुछ कहे बाथरूम से भाग गया। हंसते हुए अनिका ने कहा, तो अब नन्ही गुड़िया बड़ी हो गई है, मम्मा के पास नहाने में शर्म आती है। इतना कहकर अनिका ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बाहर खड़े आर्यन ने चैन की सांस ली। आर्यन ने अलमारी से रिया के कपड़े लिए और अनिका के आने से पहले कपड़े बदल लिए। जैसे ही बाथरूम में से पानी की आवाज बंद हुई, आर्यन बेड पर जाकर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिका जैसे ही बाहर आई, उसने देखा कि रिया ऑलरेडी सो चुकी थी। उसने रिमोट से एसबड़ी का टेम्परेचर कम किया। रिया को चद्दर ओढ़ाई, प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे किस किया। आर्यन की आंखें तो बंद थी मगर वह पूरी तरह जाग रहा था। माँ के इस प्यार को आर्यन बचपन से मिस कर रहा था। आज जैसे उसका सपना पूरा हो रहा था। उसे इस बात का डर था कहीं उसकी आंखें खुलते ही यह सपना टूट ना जाए। रिया का फोन जो आर्यन ने अपने पिलो के नीचे रखा था वह वाइब्रेट होने लगा। आर्यन ने एक आंख खोलकर देखा। मोबाइल स्क्रीन पर आर्यन के रूम का लैंडलाइन नंबर फ्लैश हो रहा था। आर्यन बहुत डर गया, कहीं अनिका ने फोन उठा लिया और अनिका ने रिया की आवाज़ सुन ली तो आर्यन और रिया की पोल खुल जाएगी। जैसे ही अनिका ने फोन लेने की कोशिश की, आर्यन करवट बदलते हुए फोन के बिल्कुल ऊपर सो गया। तभी फोन का वाइब्रेट होना भी बंद हो गया। अनिका रिया की नींद तोड़ना नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने भी सोचा कि जो कोई भी होगा वह सुबह दोबारा फोन कर लेगा। अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। वह जानती थी इतने मुश्किल ऑपरेशन के लिए उसकी नींद का पूरा होना बहुत जरूरी था। अनिका रिया की छाती पर हाथ फेरते हुए ठीक उसके बगल में सो गई। थोड़ी देर बाद जब आर्यन को महसूस हुआ कि अनिका सो चुकी थी, आर्यन ने धीरे से अनिका को हग कर लिया। आर्यन को पता भी नहीं चला कि कब वो खुद गहरी नींद में सो गया। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401। रिया आर्यन को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी मगर आर्यन जवाब नहीं दे रहा था। रिया इस बात से घबराई थी कि रोहित ने कहा था कि अब रोहित उसे पढ़ाएगा। यूं तो रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, खुद 6 साल की थी मगर अपनी उम्र से 2 साल बड़े बच्चों की मैथ्स प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर लेती थी। मगर यहाँ उसे आर्यन जैसा लगना था। उसे जानबूझकर दिखाना होगा कि उसे पूछे गए प्रश्न का आंसर नहीं आता। ऐसा करना रिया के लिए बहुत मुश्किल था। रिया किसी तरकीब के बारे में सोच ही रही थी, तभी रोहित फोन पर बातें करता हुआ बेडरूम में आया। रोहित फोन पर किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। प्रॉफिट कम होने का यह मतलब नहीं कि मार्केट में हमारी क्रेडिट कम हो गई है। मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज अपनी गुडविल पर चलती है, ना कि शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव पर। आप क्वालिटी पर ध्यान दीजिए, प्रॉफिट अपने आप होगा। रोहित की भारी आवाज़ सुनकर रिया का टेंशन एकदम से गायब हो गया। रिया को इस बात का यकीन हो चुका था कि अगर इस दुनिया में उसका कोई डैड था तो वह बस रोहित ही था। रोहित ने फ़ोन काटकर राइटिंग डेस्क के ड्राइवर से जनरल नॉलेज की किताब निकाली।
रोहित पन्ने पलटते हुए बैग पर बैठ गया। रिया का ध्यान रोहित पर था। वो रोहित के सामने बीन बैग पर बैठ गई। रोहित ने किताब के पन्ने पलटना रोक लिया। एक हाथ में किताब पकड़कर रोहित ने रिया की ओर देखकर सवाल पूछा, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रिया ने बिना सोचे जवाब दे दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह जवाब सुनकर रोहित के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। रोहित ने कभी यह एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस प्रश्न का जवाब आर्यन सही देगा, और वह भी बिना सोचे। रोहित ने आर्यन की तारीफ करते हुए कहा, एक्सीलेंट, दैट्स अ राइट आंसर। वेल डन आर्यन। आर्यन का नाम सुनते ही रिया को अचानक रियलाइज हुआ कि उसे आर्यन की तरह जवाब देना था। वह हर क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं दे सकती, मगर उसे गलत आंसर देने की प्रैक्टिस भी नहीं थी। तभी रोहित ने पन्ना उलटकर एक सवाल पूछ लिया, हु इज द फादर ऑफ अवर नेशन? जवाब मुंह पर होते हुए भी रिया सोचने लगी थी। दरअसल वह ये सोच रही थी कि वह गलत आंसर क्या दे। थोड़ी देर सोचने पर भी रिया को कुछ नहीं सूझा। तभी उसने राइटिंग डेस्क के पास एक बैग देखा। उसने तुरंत रोहित की ओर देख कर के जवाब दिया, सचिन तेंदुलकर। जवाब सुनते ही रोहित के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। रोहित ने किताब में छपा महात्मा गांधी का फोटो दिखाते हुए कहा, आर्यन, ये है हमारे फादर ऑफ द नेशन, मोहनदास करमचंद गांधी। तुम भूल कैसे सकते हो? अब रिया बहुत कंफ्यूज हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने अपनी उंगली दांतों में दबाए और फिर कान पकड़कर रोहित से कहने लगी, हाँ हाँ, याद था मुझे। आई एम सॉरी, वह मैं दरअसल भूल गई थी। जैसे ही रोहित ने रिया के मुंह से यह सुना, वह बेड पर से खड़ा हो गया। आर्यन अपने आप को एक लड़की की तरह एड्रेस कर रहा था। उसे वह दिन फिर से याद आ गया जब आर्यन लेडीज वॉशरूम में गया था। अचानक रिया को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने आप को करेक्ट करते हुए फिर से कहा, सॉरी सॉरी, वह मैं भूल गया था। रोहित ने किताब बंद कर ली। उसे डॉक्टर अग्रवाल की वह बात याद आई, बिन माँ के बच्चे कभी कभी ऐसी मानसिक परिस्थितियों का शिकार होते हैं। रोहित को लगा कि मिस मैरी के टॉर्चर की वजह से शायद आर्यन को मानसिक तकलीफ पहुंची थी। वो रिया के पास गया और बीन बाग के बिल्कुल बगल में बैठ गया। रोहित रिया को समझाने लगा, देखो आर्यन, आई प्रॉमिस यू, मिस मैरी अब वापस कभी नहीं आएगी। मैं जल्द ही तुम्हें किसी अच्छी सी स्कूल में एडमिट करवा दूंगा, वहां तुम अपने जैसे ही प्यारे दोस्त बनाना। ये सुनते ही रिया बड़े प्यार से बोली, डैड, अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे किसी दोस्त की जरूरत नहीं। लव यू डैड। ये कहकर रिया ने रोहित को हक कर लिया। रिया आंखें बंद करके बोली, क्या आप कभी मॉम को मिस नहीं करते? आप और मम्मा एक साथ क्यों नहीं रहते? रोहित ये सुनकर बहुत डिस्टर्ब हो गया। आर्यन ने इससे पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। रोहित ने रिया को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर लेटा दिया। रोहित ने रिया का हाथ पकड़कर उसे कहा, आई थिंक यू नीड सम रेस्ट। अभी सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे। इतना कहकर रोहित ने कमरे की लाइट ऑफ की और बेडरूम के बाहर चला गया। बेडरूम के बाहर आते ही रोहित बालकनी में चला गया। रोहित की चिंता आर्यन के लिए दिन ब दिन बढ़ रही थी। उसे आर्यन की मानसिक हालत को लेकर बहुत फिक्र थी। तभी अचानक रोहित को एक बात याद आई। अनिका ने नीचे लॉबी में रोहित को वार्न किया था कि आर्यन की टीचर उसे टॉर्चर कर रही थी। रोहित शॉक हो गया। वह सोचने लगा, आखिर ये सारी बातें अनिका को कैसे पता चली? क्या आर्यन किसी तरह अनिका के कांटेक्ट में था? और अगर था तो कैसे? रोहित लिविंग रूम में आया और सनी को आवाज लगाई, सनी सनी, यहाँ इसी वक्त आओ। सनी अपने बेडरूम से दौड़ता हुआ बाहर आया। उसके एक हाथ में पॉपकॉर्न और एक हाथ में फोन था, जिस पर वो गेम खेल रहा था। सनी ने रोहित से पूछा, यस भैया, क्या हुआ? रोहित ने सनी के हाथ से मोबाइल छीन लिया। पॉपकॉर्न का टब भी लेकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया। रोहित ने सनी से बहुत कड़क आवाज में पूछा, तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? दिन भर कान में हेडफोन लगाए फोन में घुसे रहते हो। तुम्हें पता भी है कि आर्यन दिन भर क्या करता है, किससे मिलता है, किससे बातें करता है? रोहित की यह बात सुनकर आर्यन का चेहरा बिल्कुल सूख गया। सनी को लगा आर्यन की गेमिंग हैबिट के बारे में रोहित को शायद सब कुछ पता लग गया है। सनी सब कुछ कन्फेस करने ही वाला था कि रोहित ने अपना मुंह घुमा लिया और सनी को कहा, सच बताओ सनी, क्या आर्यन सामने वाली गेस्ट को मिलता है, उससे बातें करता है? सवाल सुनकर सनी ने थोड़ी राहत महसूस की। उसने डाइनिंग टेबल से पॉपकॉर्न का टब उठाया और एक दो पॉपकॉर्न मुंह में डालकर कहने लगा, भैया कैसी बातें करते हो आप? आर्यन तो सारा दिन घर में ही रहता है, वह कैसे उस लेडी को मिल सकता है? ना ही वह लेडी कभी हमारे स्वीट में आए हैं। सनी की यह बात सुनकर रोहित ने उसे चिल्लाकर पूछा,
फिर यह कैसे हो सकता है कि उस औरत को आर्यन की पर्सनल बातें पता हो। पॉपकॉर्न सनी के गले में फंस गया। सनी जोर जोर से खांसने लगा। रोहित ने डाइनिंग टेबल पर रखा पानी का जग उठाया। एक गिलास में पानी भर के सनी को ग्लास देते हुए कहा, फिर क्या वह औरत आर्यन से फोन पर बातें करती होगी। ये कहते ही रोहित फिर से आर्यन के बेडरूम की तरफ गया। धीरे से दरवाजा खोलकर देखा, रिया बेड पर सो गई थी। रोहित धीरे से लैंडलाइन फोन की ओर बढ़ा। उसने फोन का रिसीवर उठाया और रीडायल बटन दबाया। फोन की स्क्रीन पर एक मोबाइल नंबर फ्लैश हुआ। रोहित का शक सच निकला। आर्यन फोन पर किसी से बात करता था। वो परेशान होकर बेडरूम से बाहर निकला। रोहित ने सनी से कहा, मुझे ये औरत अनिका कुछ समझ नहीं आ रही है। पता नहीं वह क्या करना चाहती है आर्यन के साथ। क्या उसे भी मेरे परिवार वालों ने भेजा है। रोहित ये कहते हुए डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठ गया। रोहित के चेहरे की उदासी देखकर सनी रोहित के पास आया और बोला, भैया मुझे पता है कि आपको आर्यन की फिक्र है, मगर मेरी बात का विश्वास कीजिए, आर्यन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वह लगता है। अभी आपको लगता है कि आर्यन स्मार्ट नहीं है, पर मुझे पता है कि आर्यन बहुत स्मार्ट है, और अगर उस लेडी का आर्यन पर कोई पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है तो उसमें गलत क्या है। भैया ये तो आप भी जानते हो कि आप कितनी भी कोशिश कर लो आर्यन की जिंदगी में माँ की कमी पूरी नहीं कर सकते। रोहित को जिंदगी में कोई बात इतनी नहीं चुभी थी जितनी सनी की यह बात चुभी थी। वह बिना कुछ बोले खड़ा होकर अपने बेडरूम की तरफ चला गया। नेक्स्ट डे अनिका अभी सो रही थी। आर्यन बालकनी में फोन पर रिया के साथ बात कर रहा था। सॉरी मैं कल तुम्हारा फोन नहीं उठा पाया। तभी रिया ने धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। तुम्हारी उस टीचर मैरी की छुट्टी कर दी है और बहुत जल्द तुम्हें एक अच्छी स्कूल में एडमिशन भी मिल जाएगा। रिया की इस बात पर आर्यन को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रिया से पूछा, आर यू सीरियस? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? रिया ने इरिटेट होकर जवाब दिया, सुबह सुबह ऐसा मजाक कौन करता है। अच्छा अब मेरी बात ध्यान से सुनो, आज का प्लान ये। रिया ने अभी यह कहा ही था कि उसे दरवाजा खोलने की आवाज आई। रिया ने झट से फोन रख दिया। रिया ने दरवाजे की ओर देखा। ट्रैक पैंट, स्लीपर और बनियान में रोहित बेडरूम में आया। रोहित सुबह की एक्सरसाइज कभी नहीं मिस करता था। रोज की तरह एक्सरसाइज के बाद वो आर्यन को जगाने आया। रोहित को देखते ही रिया ने एक बड़ी मुस्कान देकर कहा, वाओ डैड, आज तो आप बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। आर्यन की बात सुनकर रोहित के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वह रिया के बगल में आकर बैठ गया और अपनी उंगलियों से रिया का नाक पकड़कर बोला, तुम भी कुछ कम हैंडसम नहीं हो। ये बात सुनकर रिया की हंसी निकल गई। उसने रोहित को जवाब दिया, मैं हैंडसम नहीं ब्यूटीफुल हूँ। क्या आप जानते हैं बड़े होकर मुझे क्या बनना है? फिल्म की हीरोइन। रिया की बात सुनकर रोहित बेहद परेशान हो गया। उसे लगा पिछली बार जब आर्यन ने ऐसा बिहेव किया था तो सुबह उठकर वह फिर से नॉर्मल हो गया था, मगर आज आर्यन की मानसिक हालत और बिगड़ गई थी। रोहित ने रिया के माथे को हाथ लगाकर उसका टेम्परेचर चेक किया। फिर पूछा, आर्यन बेटा, आर यू ऑल राइट? तुम ठीक तो हो ना? रिया बेड पर खड़ी होकर बोली, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मुझे क्या हुआ है? मुझे भूख लगी है। ये कहकर रिया ने रोहित को घूमने का इशारा किया। जैसे ही रोहित घुमा, रिया ने रोहित की पीठ पर छलांग लगाई और कहा, क्या आप मुझे ब्रेकफास्ट टेबल तक ले जाएंगे प्लीज? रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि हमेशा डिसिप्लिन में रहने वाले आर्यन को आज अचानक हो गया था। रिया को कंधे पर उठाए रोहित ड्राइंग रूम में आया। रोज की तरह रोहित के नौकर ने डाइनिंग टेबल नाश्ते की प्लेट से सजा दिया था। फ्रूट्स, ऑरेंज जूस, सैलेड और बॉइल्ड एग्स। सनी ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठा था। रिया ने रोहित के कंधे से सनी को विश किया, गुड मॉर्निंग चाचू। यह नज़ारा देखकर सनी नाश्ता चबाना भूल गया। वो मुंह खुला रखकर रोहित और रिया को देखने लगा। टेबल के पास आते ही रिया अचानक रोहित के कंधे से नीचे उतर गई। वो डाइनिंग टेबल के पास रखी चेयर पर खड़ी हो गई और नाश्ता चेक करने लगी। फिर होटल के स्टाफ की ओर देखा और कहा, शी, ये कैसा नाश्ता है? मुझे यह नहीं खाना। एक काम करो, मेरे लिए चॉकलेट मिल्क शेक, चीज सैंडविच और डोनट्स लेकर आओ। और हाँ, डोनट्स के ऊपर बहुत सारा चॉकलेट सॉस डालना भूलना मत। सनी, रोहित और रोहित का नौकर समझ नहीं पा रहा थे कि आज आर्यन को आखिर हो क्या गया है। आर्यन को इतना एनर्जेटिक पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। रोहित ने नौकरों को इशारा किया, आर्यन जो मांग रहा है उसे लाकर दे दो। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और डॉक्टर अग्रवाल को फोन लगाकर कहा, डॉक्टर अग्रवाल, आई थिंक द टाइम इज कम। आई नीड योर बेस्ट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट राइट नाउ। एपिसोड 14।
ब्लाइंड डेट। रोहित धीमी आवाज में बोला। आर्यन फिर से उस दिन की तरह बिहेव करने लगा है। वह अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहा है, बड़ा होकर फिल्म की हीरोइन बनना चाहता है। डॉक्टर अग्रवाल, दिस इज सीरियस, यू हैव टू डू समथिंग फॉर माई सन। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। रोहित बालकनी में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से बात कर रहा था। डॉक्टर अग्रवाल एक समझदार और एक्सपीरियंस डॉक्टर थे। वैसे तो रोहित उनकी हॉस्पिटल का मालिक था, मगर रोहित को डॉक्टर अग्रवाल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश करें, हम किसी बच्चे के अंदर जबरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए प्यार या नफरत पैदा नहीं कर सकते। ये सब कुदरती होता है। यू नो, बाय बर्थ। जैसे मुझे कॉफ़ी पसंद है तो तुम्हें चाय। आर्यन को शायद वह सारी चीज़ अच्छी लगती है जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद हो। ये कोई बीमारी नहीं है। इससे ना तो उसकी हेल्थ का कोई लेना देना और ना ही उसकी मानसिकता का। ही इज़ एस नॉर्मल एस यू एंड मी। जब रोहित ने इन चीज़ों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, आई विल सेंड डॉक्टर आयशा एज सून एज पॉसिबल। टिल देन, जितना हो सके आर्यन को खुश रखो। मेक ऑब्जर्वेशंस एंड नोट डाउन। वी विल डू द बेस्ट वी कैन फॉर आर्यन। रोहित ने धीमी आवाज में डॉक्टर अग्रवाल से कहा, थैंक यू वेरी मच। रोहित फोन काटने वाला था तब डॉक्टर अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, होल्ड रोहित, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली है। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। रोहित को इस वक्त आर्यन का टेंशन तो जरूर था, मगर डॉक्टर अमृता को मिलना उसके लिए उतना ही जरूरी था। वह अपनी दादी के इलाज के लिए डॉक्टर अमृता से किसी भी तरह मिलना चाहता था। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर प्लीज मेक श्योर मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल पाऊं। रोहित की बातों में अर्जेंसी देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने उसे कहा, ऑफ कोर्स, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम ठीक 5 बजे हॉस्पिटल आ जाना। आई विल मेक श्योर कि वह तुम्हें मिले। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल को थैंक्स कहकर फोन काट दिया। डाइनिंग टेबल पर सनी धीरे से रिया को पूछने लगा, वैसे गुरु, तुमने कल रात को गेम में लॉगिन क्यों नहीं किया? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी इंडियन टीम पर भारी पड़ गई। अगर तुम होते तो ऐसा नहीं होता, हम जीत गए होते। तब रिया ने बिना सोचे सनी को सलाह देना शुरू कर दिया, कितनी बार कहा है, फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग है पर उनका डिफेंस कमजोर है। अगर तुम टीम बनाकर उनके डिफेंस को तोड़ो तो उन्हें हराना आसान है। और तुमसे भी मैंने कितनी बार कहा है, तुम गेम खेलते वक्त ये ध्यान रखो, आर्म्स एंड एम्यूनिशन के साथ हेल्थ हमेशा 60% के ऊपर रखनी चाहिए। सनी पहली बार आर्यन के सामने बैठकर यह सारी बातें कर रहा था। कोई बात को लेकर बहुत एक्साइट हो रहा था कि जिसे वह गुरु मानता है, जो गेमिंग दुनिया का सुपरस्टार है, वह स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी के मन में एक डाउट था जिसे वह क्लियर करना चाहता था। उसने आर्यन से पूछा, एक बात बताना, तुम ये गेम में लॉगिन करते कहाँ से हो? रिया को समझ में आ गया कि ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता था, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती थी। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी भी समझ गया कि कुछ राज ही रहे तो अच्छा होता है। बालकनी में ट्रेडमिल पर चल रहे रोहित ने सनी को अपने पास बुलाया। टॉवल से अपना शरीर का पसीना पोंछते हुए रोहित ने सनी से पूछा, क्या बात कर रहे थे तुम आर्यन के साथ? आज तक तो मैंने तुम्हें और आर्यन को इस तरह बातें करते हुए नहीं देखा। इस पर सनी हड़बड़ा कर बोला, कुछ नहीं, पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाकर पढ़ना ज़्यादा पसंद है या फिर होम टीचिंग। रोहित और सनी अभी बात कर ही रहे थे कि पीछे से रिया ने आवाज़ लगाई, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू द शावर। उसके बाद मैं और डैड मूवी देखने जाएंगे। एंड चाचू प्लीज़ आप देखिए मेरा चॉकलेट मिल्कशेक और चॉकलेट डोनट तैयार हुए या नहीं। इतना कहकर रिया अपने बेडरूम में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। आर्यन में इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहाँ से था? जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वह आज सुबह से किसी विंग कमांडर की तरह सबको ऑर्डर किए जा रहा था। बेडरूम में शावर में जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसकी पसंद के कपड़े निकाल लिए। ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट। आर्यन का स्पोर्ट्स शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया।
रिया ने गौर से बेडरूम की दीवारों पर आर्यन की लगी तस्वीरें देखी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई बिल्कुल उस जैसा दिख सकता था। आर्यन और रोहित की एक तस्वीर पर रिया की नज़र अटक गई। तभी रिया को एहसास हुआ कि अगर आर्यन उसका क्लोन नहीं है तो हो सकता है वही उसका खोया हुआ जुड़वा भाई हो और रोहित मारवा उसके डैड। इस सोच ने रिया का विश्वास पक्का कर दिया था कि रोहित ही उसका डैड था, आर्यन और कोई नहीं पर उसका खोया हुआ भाई था। रिया की आंखों में आंसू थे लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, तुम मेरे जुड़वा भाई हो। इसके आगे मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा पाऊंगी। अब मैं जो कहती हूँ वह ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। आर्यन रिया की बात पर कुछ रिएक्ट करता या समझ पाता उससे पहले रिया ने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन दे दी और कहा, देखो मैंने डैड से कहा है कि वह मुझे फिल्म देखने ले जाएं। तुम भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। आर्यन बालकनी में जाकर चुपके से बात कर रहा था। उसने रिया से पूछा, मगर मैं उनसे क्या कहूँ? रिया ने फिर से अपना हाथ माथे पर मारा और कहा, उफ़्फ़ो, इतना भी नहीं समझते। मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो आज मुझे मूवी देखने का मूड है। बस मम्मा सारे काम छोड़कर तुम्हें मूवी दिखाने ले आएगी। मैं चाहती हूँ कि मम्मा और डैड एक दूसरे के साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊं। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा होने के बाद तुम मम्मा को लेकर अंदर आना, फिर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाना। वी आर टेकिंग आवर पेरेंट्स ऑन अ मूवी डेट। अब जल्दी करो, बहुत जल्द हम चारों एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया और आर्यन के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। प्रेसिडेंशियल सुइट 2502। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनिका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनिका को देखा तो अनिका अभी भी सो रही थी। उसे ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ के ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस ना हो। आर्यन को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। फिल्म बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरा रंग, लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल अनिका के चेहरे जैसी थी। अनिका को देखकर रिया की बातों में आर्यन का विश्वास और भी पक्का हो गया। अनिका ही आर्यन की मॉम थी। आर्यन अनिका को झटके से नहीं उठाना चाहता था, इसलिए धीमी और प्यारी आवाज में अनिका को बुलाने लगा, मॉम, मॉम, जागो मॉम, इट्स मॉर्निंग। अनिका ने जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसके सामने आर्यन का प्यारा चेहरा था। उसने अपने दोनों हाथों से आर्यन के चेहरे को पकड़कर उसे चूम लिया। फिर उसे अपनी बगल में सुलाकर हक करके बोली, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है मम्मा पर? कुछ चाहिए तुम्हें? आर्यन तो चाहता था कि बस सारा दिन अनिका उसे यूं ही प्यार करती रहे, मगर उसे रिया की इंस्ट्रक्शंस भी फॉलो करने थे। आर्यन ने बड़े ही पोलाइटली अनिका से पूछा, मॉम क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं? प्लीज। अगर रिया ने ऐसी जिद किसी और दिन की होती तो अनिका बिल्कुल नहीं मानती, मगर आज जिस तरह से आर्यन ने रिक्वेस्ट की थी वह उसे मना नहीं कर पाई। ऑपरेशन 5 बजे का था। अनिका ने सोचा कि 3 घंटे की फिल्म पूरी करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग, नाउ कम ऑन गेट रेडी, हमें जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ रिया आर्यन के कपड़े पहनकर बेडरूम से बाहर आया। रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। वह कह रहा था, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल। जो कहा वह करो, आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया और मुड़कर रिया की ओर देखकर कहा, आर्यन पूरी की पूरी सिनेमा हॉल बुक कर लेता हूँ। हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा था। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी, अगर हम पूरे हॉल में अकेले ही होंगे तो हम घर पर भी फिल्म देख सकते थे। आई वॉन्ट हम सबके बीच में बैठकर फिल्म देखे। रोहित आर्यन की यह जिद पूरी नहीं करने वाला था। उसने कहा, देखो अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है, तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, इट इज़ टू रिस्की। रिया ने इस बात का झट से सलूशन निकाला और कहा, ओह डैड, हमारे पास मास्क है, ग्लव्स है, फिर किस बात का डर? रिया को मास्क इसलिए भी पहनना था ताकि वह अपना चेहरा अनिका के सामने आसानी से छुपा सके। मूवी थिएटर प्रीमिस में एक लंबी काली इंपोर्टेड गाड़ी एंटर हुई। गाड़ी का नंबर था 009।
मनाली में लगभग सभी जानते थे 001 नंबर की लंबी काली गाड़ी रोहित मारवा की थी। गाड़ी के रुकते ही पीछे की गाड़ी से 4 बॉडीगार्ड बाहर निकले। रोहित और आर्यन के उतरने के लिए गाड़ी के दरवाजे खोले। थिएटर का मैनेजर दौड़कर रोहित के पास आया और कहा, सर इन्फॉर्म कर दिया होता कि आप आने वाले हैं, मैं सारी बुकिंग कैंसिल कर देता। तब रोहित ने कहा, नहीं, आर्यन की इच्छा थी कि वह लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखें। मैनेजर ने हंसकर आर्यन की ओर देखा और कहा, गुड चॉइस। फिल्म का असली मजा तो लोगों के साथ बैठकर देखने में ही आता है। मैनेजर ने रोहित और आर्यन को इशारा करके अंदर आने का न्योता दिया। प्लीज वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूँ। मैनेजर रोहित के आगे चल रहा था। रिया रोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज दौड़ते हुए रोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वह चाहती थी कि वह जल्दी से थिएटर के अंधेरे में सीट पर बैठ जाए, ताकि अनिका के आने पर अनिका उसे देख ना सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाए और रोहित और आर्यन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। ये देखकर रिया ने कहा, नहीं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, मुझे बिल्कुल लोगों के बीच में बैठना है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप इस रो में बैठ जाए, ये रो पूरी खाली है, सुबह का टाइम है, ज्यादा लोग नहीं है, प्लीज हैव अ सीट। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। मैनेजर ने फिर से रोहित को पूछा, सर इन केस यू वांट एनीथिंग आई एम सिटिंग एट द डोर। एंजॉय योर मूवी सर, एंजॉय द मूवी आर्यन बाबा। सीट पर बैठते ही रोहित अपना फोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए वह आर्यन को इशारा कर देगी, फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। रिया को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी, जिंदगी में पहली बार वह अपनी पूरी फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करने वाली है। तभी मूवी स्टार्ट हो गई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था, बस वह भगवान से प्रे कर रही थी आर्यन की उस पर नजर पड़े और वह सही सीट पर बैठे। वहां आर्यन बार बार कोई न कोई बहाना बनाता था, कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट लग रहे थे। हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ, कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। मूवी में होते हुए म्यूजिक और शोर के कारण वह किसी का कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का मैसेज फ्लैश हुआ, इट्स अर्जेंट, प्लीज कॉल बैक। ये मैसेज पढ़ते ही रोहित ने रिया से कहा, आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा, जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वह रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी। रोहित तेज चलकर हॉल से बाहर जाने लगा। रिया भी अपनी सीट से उठी और रोहित के पीछे जाने लगी। रोहित ने कॉल उठाया और थिएटर लॉबी में चला गया, वह भी कंपनी के जनरल मैनेजर से बात करने लगा। तभी रोहित की नज़र लॉबी में खड़े आर्यन पर पड़ी। एपिसोड 15। वाह क्या सीन है। रोहित अपने जनरल मैनेजर से बात करने थिएटर लॉबी में पहुंचा। रोहित ने मैनेजर से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करके फोन रख दिया। जैसे ही वो थिएटर में वापस जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा सामने आर्यन खड़ा था। रोहित को देखकर ही आर्यन घबराकर बोला, डैड, मैं तो यहाँ। रोहित ने आर्यन को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अंदर ही बैठे रहो, तुम बाहर क्यों आए, और तुम्हारा मास्क कहाँ है, ग्लोव्स भी निकाल दिए। आर्यन, तुम सुबह से बहुत शैतानियां कर चुके हो, मगर अब बस। रोहित ने आर्यन का हाथ पकड़ लिया और उसे थिएटर के अंदर ले जाने लगा। रिया रोहित का पीछा करते हुए थिएटर लॉबी तक पहुंच गई थी। वह एक कोने में छुपकर सब कुछ देख रही थी। जैसे ही रोहित आर्यन को थिएटर के अंदर ले गया, रिया आर्यन की जगह जाकर खड़ी हो गई। अनिका टिकट विंडो से फिल्म की टिकट लेकर जब वापस आई तो रिया को देखकर चौंक गई। उसने रिया से पूछा, तुम्हारे पास ये मास्क और ग्लव्स कहाँ से आए, अभी तक तो नहीं पहने थे। रिया ने बड़ा ही स्मार्ट आंसर दिया, वह मुझे अभी रियलाइज हुआ कि मुझे मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। दरअसल मैं घर से सब कुछ लेकर निकली थी। ये बात सुनकर अनिका बहुत खुश हो गई। वो रिया की पीठ थपथपाते हुए बोली, देख रही हूँ कल शाम से बहुत समझदार हो गई है।
कीप इट अप, ये कहते हुए अनिका रिया का हाथ पकड़कर उसे थिएटर हॉल में ले गई। फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल में अंधेरा था। अनिका ने टिकट्स पर लिखा सीट नंबर देखने की कोशिश की, मगर वह ठीक से देख नहीं पा रही थी। तभी रिया ने कहा, नो नीड टू चेक मम्मा, आधा हॉल तो खाली है, चलो मैं कहूँ उसी सीट पर बैठ जाओ। ये कहकर रिया ने अनिका का हाथ पकड़ा। फिर गैंगवे में चलते हुए वह पीछे की रो तक पहुंची। रिया ने अनिका को ठीक रोहित के बगल वाली सीट पर बिठाया और वो खुद अनिका के बगल की सीट पर बैठी। अनिका के आने से पहले ही रोहित आर्यन को मास्क और ग्लव्स पहना चुका था। फिल्म देखने में न ही रोहित को इंटरेस्ट था, न ही अनिका को और न दोनों बच्चों को। रोहित अपने फोन में बिजी था। अनिका की नींद पूरी ना होने की वजह से उसकी आंखें भारी होने लगी थी। अनिका ने सीट पीछे करके सोने की कोशिश की। उसका सर हल्का सा बगल वाली सीट की ओर झुका। आधी खुली आंखों से अनिका को मोबाइल की रोशनी में चमकता हुआ रोहित का चेहरा दिखा। ये देखकर अनिका मन ही मन मुस्कुराने लगी। उसे लगा इस आदमी की पर्सनैलिटी का ऐसा प्रभाव हो रहा है उस पर कि अब नींद में भी उसे रोहित का चेहरा नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद अनिका गहरी नींद में सो गई। दोनों बच्चे एडवेंचर एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। रिया और आर्यन ने सीट पर से अपना सर हल्का सा बाहर की तरफ उठाया। वो एक दूसरे को देखने लगे। आर्यन ने रिया से इशारा करके पूछा कि अब क्या करें। रिया ने उसे इशारे से बताया, देखो अब मैं क्या करती हूँ। रिया ने सीट के पीछे अपना हाथ डालते हुए रोहित की कमर पर अपनी उंगली चुभा दी। रोहित सीट पर झटके से उछला और उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। उसने बड़ी मुश्किल से अपना फोन सीट के नीचे से उठाया। रोहित ने जब बगल वाली सीट पर देखा तो चौंक गया। फोन गिरने के झटके से अनिका की नींद खुल गई थी। खुली आंखों से जब उसने रोहित को देखा तो वह भी चौंक उठी। रोहित कुछ कहे उससे पहले उसे थिएटर स्क्रीन की रोशनी में चमकती हुई अनिका की खूबसूरत आंखें दिखी। गहरी कत्थई आंखें, लंबे बाल जो आंखों के सामने बिखरे थे। रोहित अपनी जिंदगी में बहुत सारी मशहूर मॉडल और फिल्म एक्ट्रेसेस से मिल चुका था, मगर उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि सादे लिबास में विदाउट मेकअप कोई लड़की इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती थी। वहीं अनिका को भी रोहित की पर्सनैलिटी से एक अनजाना आकर्षण हो रहा था। दोनों कुछ देर एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देखते रहे। फिर लगभग एक साथ दोनों ने कहा, तुम यहाँ। तभी अचानक स्क्रीन पर गाना शुरू हो गया। म्यूजिक में दोनों एक दूसरे की बात ठीक से नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए रोहित ने आवाज ऊंची करके कहा, देखो मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहो। तुम समझती क्यों नहीं? अनिका ने भी गुस्से में पलटवार किया, मिस्टर रोहित मरवा, आप समझते क्या है अपने आप को? मैं मानती हूँ कि आप हैंडसम हो, सक्सेसफुल हो और काफ़ी लड़कियाँ आपके पीछे घूमती होंगी, लेकिन इसका यह मतलब ये नहीं कि आप जब चाहे जिसके सामने चाहे मेरी इंसल्ट करें। मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ आई हूँ फिल्म देखने, आपका पीछा नहीं कर रही। रोहित को अंधेरे में रिया की शक्ल तो नहीं दिखाई दे रही थी, मगर उसे इतना जरूर दिख रहा था कि अनिका की बगल वाली सीट पर एक बच्चा बैठा है। रोहित अपनी आवाज थोड़ी नीचे करते हुए बोला, ऐसे कोइंसिडेंसेस हमारे साथ ही क्यों हो रहे हैं? आप मेरी ही होटल में आकर रुकी, रोज किसी न किसी बहाने से आप मुझसे टकरा जाती हैं। अजीब बात तो ये है कि आप मेरे बेटे की पर्सनल लाइफ की जानकारी मुझे देती है, जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता था, और अब मैं अपने बेटे के साथ फिल्म देखने आता हूँ। ठीक उसी शो में मेरी बगल वाली सीट पर आप आकर बैठ जाती हैं। इन सब का क्या मतलब समझूं मैं? अनिका रोहित को कोई जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि इन सारी चीज़ों का उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। वह खुद ये सोचकर हैरान थी कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा था। एक चीज़ अनिका और रोहित दोनों नहीं जानते थे कि वह उनके बच्चे थे जो उन्हें बार बार ऐसी सिचुएशन में खड़ा कर रहे थे। रोहित थोड़ी देर फिल्म की स्क्रीन की ओर देखने लगा। अनिका भी स्क्रीन की ओर देखने लगी। दोनों की नज़रें तो स्क्रीन पर थी, मगर मन ही मन दोनों अपने साथ हो रहे कोइंसिडेंस के बारे में सोच रहे थे। तभी अचानक फिल्म में हीरो हीरोइन का एक रोमांटिक सीन शुरू हो गया। अनिका और रोहित के लिए ये देखना थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। रोहित कभी अपने मोबाइल को देखता तो कभी यहाँ वहाँ देखने लगा। अनिका भी अपने हाथों से बाल संवारने लगी और किसी तरह रोहित को देखना अवॉइड करने लगी। थोड़ी देर बाद रोहित ने चुप्पी तोड़ते हुए अनिका से कहा, देखिए आई डोंट वांट टू बी रूड, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपना कमरा बदल ले। आप होटल में दूसरा कोई भी कमरा चूज कर लीजिए, एंड योर स्टे विल बी कॉम्प्लीटली फ्री। ये सुनकर अनिका की पेशेंस खत्म हो गई। उसने रोहित से कहा, इनफ मिस्टर रोहित,
आप समझते क्या है अपने आप को? पैसा सिर्फ आपके पास है। मैंने अपने स्टे की एडवांस पेमेंट की है आपकी होटल को। आप इस तरह मुझे अपने कमरे से नहीं निकाल सकते। आई विल सू यू। रोहित भी अपनी आवाज बढ़ाकर बोला, व्हाट? यू विल सू मी? आप समझती क्या है अपने आप को? दोनों एक दूसरे पर उंगली उठाकर बात करने लगे। आगे की रो में बैठे एक बुजुर्ग ने कहा, अरे भाई, मियाँ बीवी के झगड़े को घर पर ही निपटाया करो। यहाँ आकर हमें डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? इस बात पर बाकी की ऑडियंस भी हंसने लगी। रोहित और अनिका को साथ बैठा देखकर लोगों को यही लग रहा था कि पति पत्नी अपने बच्चों के साथ फिल्म देखने आए हैं। रोहित अपनी सीट से खड़ा हो गया और उस बुजुर्ग को हाथ दिखाकर कहा, आई एम सॉरी अंकल, प्लीज एंजॉय योर मूवी। तब उस बुजुर्ग ने पलट कर कहा, अरे भाई, इतनी खूबसूरत जोड़ी है तुम्हारी, क्यों झगड़ा करते हो? फिर उन्होंने अपने बगल में बैठी अपनी वाइफ से कहा, पता नहीं आजकल की जनरेशन को हो क्या गया है। रोहित ने उस आदमी की मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना जरूरी नहीं समझा। उसने आर्यन का हाथ पकड़ा और थिएटर हॉल से निकलने लगा। आर्यन ठीक रोहित के पीछे छुप गया ताकि निकलते वक्त अनिका उसे देख ना सके। जो कुछ भी हुआ उससे अनिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर कहीं ना कहीं उसे पता था कि रोहित एक अच्छा इंसान था। बस उसे अनिका को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अनिका ने रिया की ओर देखा। रिया फिल्म देखने में बिजी होने की एक्टिंग कर रही थी। इच्छा न होने के बावजूद माँ बेटी ने जबरदस्ती पूरी फिल्म देखी। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2401 24th फ्लोर पर अपने स्वीट के पास पहुंचते ही रोहित ने अपने बॉडीगार्ड्स को वापस जाने का इशारा किया कि कार्ड से रूम अनलॉक करके उसने पहले आर्यन को अंदर भेजा। रोहित ने अंदर जाने से पहले मुड़कर स्वीट नंबर 2402 की ओर देखा, फिर कुछ सोचकर अंदर चला गया। आज जो कुछ भी हुआ था वह सब देखकर आर्यन पहले ही बहुत घबराया हुआ था। वह चुपचाप एक कोने में जाकर खड़ा हो गया। रोहित ने अपना फोन सोफा पर फेंका, पास वाली चेयर पर बैठकर टांगे टेबल पर रख दी। फिर एक हाथ के इशारे से आर्यन को अपने पास बुलाया। आर्यन डरा हुआ था, मगर धीरे धीरे वो रोहित के पास गया। रोहित ने अपना गुस्सा शांत करते हुए आर्यन का एक हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, देखो आर्यन, दुनिया में हर किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली उन पर जिन्हें तुम जानते तक नहीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम उम्र के साथ ही सीखोगे, जैसे कि किसके साथ दोस्ती करनी है, किस पर विश्वास करना है, किससे दूर रहना है। लेकिन जब तक वह समझ तुम्हारे अंदर डेवलप नहीं होती, तब तक तुम्हें अनजान लोगों से दूर रहना है। मैं चाहता हूँ कि तुम सामने वाली लेडी से दूर रहो। हो सकता है वो हमें नुकसान पहुँचाने आए हो। आर्यन को रोहित की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। आर्यन लगभग रोती हुई आवाज में बोला, नो डैड, वो बहुत अच्छी है, वो मुझे क्यों नुकसान पहुँचाएंगी? वो तो मेरी मॉम है। आर्यन के मुंह से ये सुनकर रोहित शॉक हो गया। उसने तुरंत आर्यन के दोनों हाथ पकड़कर पूछा, व्हाट? क्या कहा तुमने? मॉम? नहीं, वो तुम्हारी मॉम नहीं है। तुम्हारी कोई मॉम नहीं है। आर्यन ने पहले कभी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई थी, मगर अनिका के बारे में गलत बात सुनते ही उसके अंदर हिम्मत आ गई थी। उसने मास्क और ग्लव्स उतारे। आर्यन की आंखों से आंसू टपकने लगे। उसने आवाज को बढ़ाकर सिसकियां लेते हुए रोहित से कहा, दुनिया में सबकी मॉम होती है, आपकी भी है, तो ये कैसे हो सकता है कि मेरी मॉम ना हो? आर्यन इतना कहकर अपने रूम में चला गया और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोहित समझ नहीं पा रहा था आखिर किस तरह अनिका ने आर्यन पर इतना प्रभाव छोड़ा था। होटल पैराडाइस इंटरनेशनल लिफ्ट 24वें फ्लोर पर आकर रुकी। जैसे ही दरवाजा खुला, रिया अनिका के पीछे छुप गई। फिर जैसे उसे पता चला कि कॉरिडोर में कोई नहीं है, वो दौड़कर अपने स्वीट के दरवाजे पर पहुंच गई। अनिका कार्ड से स्वीट अनलॉक करे तब तक रिया ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। दरवाजा खुलते ही वो जल्दी से अंदर चली गई। अनिका के लिए रिया की ऐसी शरारतें रोज की बात थी। अंदर जाते ही अनिका को उसकी सेक्रेटरी राजलक्ष्मी का फोन आया। राजलक्ष्मी का फोन उठाते ही उसने अनिका से कहा, मैडम, मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ, कम से कम मुझे ये जानने का हक तो है ना कि आज आप ऑपरेशन करने वाली हैं मनाली की लाइफ केयर हॉस्पिटल में। अनिका ने दोनों होठों को दबाते हुए कहा, आई एम सॉरी राज, मैं तुम्हें बताना भूल गई। आई एम रियली सॉरी। राजलक्ष्मी ने बड़ा ही रूखा जवाब दिया, इट्स ओके मैम। एस यूजुअल, उनके हॉस्पिटल से मेल आया है, पूछ रहे थे आप कब तक आओगी HCHC, और डॉक्टर अग्रवाल ने आपका नंबर मांगा है, दे दूं? अनिका ने तुरंत कहा, नहीं, डोंट गिव माई नंबर, उनसे कह दो मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगी, उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और हाँ, कुछ भी हो जाए उन्हें मेरा नंबर मत देना। राजलक्ष्मी को ये बात कुछ समझ नहीं आई,
मगर बॉस का ऑर्डर था तो मानना तो पड़ता ही। राजलक्ष्मी ने कहा, ओके डॉक्टर एस यू से। अच्छा, उन्होंने डॉक्टर्स की जो टीम सिलेक्ट की है वह मैं तुम्हें सेंड करती हूँ। इफ़ यू वॉन्ट एनी चेंजेस लेट मी नो, आई विल मेल दैम इमीडिएटली। अनिका ने ओके कहते हुए फ़ोन काट दिया। अनिका ने देखा कि रिया बीन बैग पर सर के पीछे दोनों हाथ डाले पाँव पर पाँव चढ़ाकर सीलिंग की ओर देखते हुए किसी गहरी सोच में डूबी थी। अनिका रिया के पास गई और उससे पूछा, अगर आपकी गहरी सोच में मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ तो आई एम सॉरी। क्या मैं तुमसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? रिया ने अपनी सोच से बाहर आकर कहा, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम। गो अहेड मम्मा। अनिका रिया के पास एक चेयर लेकर बैठ गई। अनिका को पता था कि ज्योति बुआ का ऑपरेशन बहुत ट्रिकी था और शायद ऑपरेशन खत्म होने में कुछ ज्यादा वक्त लग सकता था। टेबल पर पड़ा ऑरेंज छीलते हुए अनिका ने रिया से कहा, रिया, आई नो यू आर अ ग्रोन अप गर्ल। तुम अपना ध्यान खुद ही रख सकती हो। ये बात सुनते ही रिया समझ गई कि अनिका को कहीं बाहर जाना था। इनफैक्ट रिया को भी मौका चाहिए था आर्यन से मिलने का। रिया ने मुस्कुराकर अनिका की तरफ देखा और उससे पूछा, तुम बाहर जाना चाहती हो? राइट, इट्स ओके मम्मा। भूख लगेगी तो रूम सर्विस से मंगवा लूंगी खाना। प्यास लगी तो अपने आप पानी पी सकती हूँ। इतनी बड़ी तो हो गई हूँ, तुम मेरी फिक्र किए बिना जा सकती हो। अनिका रिया की समझदारी देखकर बहुत प्राउड फील करती थी। उसने रिया से कहा, आज मम्मा अपनी बुआ का ऑपरेशन करने जा रही है। विश मी लक एंड प्लीज प्रे फॉर आंटी। तब रिया ने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, मामा आंटी को कुछ नहीं होगा। यू नो वाई? बिकॉज उनकी ट्रीटमेंट वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डॉक्टर करने वाली है। एंड थर्स माय मम्मा। रिया ने दोनों हाथों से अनिका को गले लगा लिया और दोनों गालों पर किस दी। अनिका ने भी उसे माथे पर किस करके थैंक्स कहा। अनिका ने अभी ये सोचा नहीं था कि वह किस तरह बुआ का ऑपरेशन करेगी बिना किसी को ही पता चले कि अनिका ही डॉक्टर अमृता थी। अनिका किसी तरकीब के बारे में सोचने लगी। तभी उसके मोबाइल पर डॉक्टर अमृता के अकाउंट में एक मेल आया। राजलक्ष्मी ने उसे असिस्टेंट डॉक्टर्स की टीम की एक लिस्ट भेजी थी, जिन डॉक्टर्स के साथ मिलकर अनिका को ज्योति बुआ का ऑपरेशन करना था। लिस्ट में कामिनी गुलेरिया का भी नाम शामिल था।